हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का 2 मॉडल सेट चैनल पे अपलोड कर दिए, सेट 1 और सेट 2। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को अनिवार्य रूप से देख लेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों? तो ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो जो विद्युत प्रवाहित होती है बच्चों, उसकी दिशा क्या है? तो उसका जो दिशा है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? पुष्पी पादपों में जो होता है वो लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? तो ये फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ठीक है, तो ये पत्तियां में होती है। क्या होती है? पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव मादा में निषेचन होता है, ठीक है। तो मानव मादा में जो होता है, स्त्रियों में निषेचन वो कहाँ पे होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फाइलोपियन नालिका में, ठीक है। तो फाइलोपियन नालिका में होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव मादा के निषेचन कहाँ होता है? तो फाइलोपियन नालिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ होता है बच्चों? पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, सभी, ठीक है। तो तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ना, ये सभी में, ठीक है। पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी और अदरक में भी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, खंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो खंडन द्वारा किसका जनन होता है बच्चों? तो ये सितारा मछली में, किस में होता है? सितारा मछली में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, कायिक प्रवर्धन संभव है, तो कहाँ पे संभव बच्चों? ठीक है, किसके द्वारा संभव है? तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा। जड़ के द्वारा भी होता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है, तना के द्वारा भी और पत्तियों के द्वारा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, ठीक है। तो तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती कहाँ पे? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, सभी में। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का आलू में, ठीक है। क्या हो जाएगा? आलू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है बच्चों? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना, ये हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और ये सारा सब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वीकली टेस्ट हो या अर्धवार्षिक या फिर आपका फाइनल बोर्ड, सभी के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ? आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल का होता है? तो आश्रित जल क्या होता है बच्चों? तो ये शुद्ध जल होता है। कौन सा जल? शुद्ध जल। इसमें लवण की मात्रा, आयरन की मात्रा कुछ नहीं होता है, एकदम शुद्ध जल। तो शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, वो विद्युत को प्रवाहित नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वर्षा जल में होता है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है, इसमें कोई आयन नहीं होता है, ठीक है, ना H+ ना OH-। विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है, इसीलिए आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। अब आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं। बिल्कुल, वर्षा जो जल होता है ना, जो बारिश होता है, वो पानी में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है, क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2 गैस जल में मिलकर इससे अम्लीय बना देते हैं,
ठीक है। ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो वर्षा जल में क्या होता है, H+ आयन होता है, ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय होते हैं, ठीक है, और ये H+ आयन होता है, इसीलिए विद्युत का चालन वर्षा जल में होता है, जबकि आश्रित जल में नहीं होता है, ठीक है। तो आप इतना अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन यहाँ से दे दिया, क्या है, पहला क्वेश्चन, ताज़ा दूध का pH मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, ठीक है। तो जो ग्वाला है, ठीक है, जो दूध बेचता है उसमें बेकिंग पाउडर क्यों मिलाता है वो आखिर, ठीक है। तो दूध, देखिए इसका आंसर आप देखिए, उसके बाद हम और अच्छे से डीपली से समझाएंगे। क्या है, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, ये तो पता है, बेकिंग सोडा का जो प्रकृति होता है ना वो क्षारीय होता है। यह दूध के pH मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है, ठीक है। तो जब बेकिंग पाउडर हम दूध में मिला देते हैं तो क्या होता है, वो क्षारीय बन जाता है, और क्षारीय बनने के कारण वो ज़्यादा देर तक खराब नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक चलता है। इसको अच्छे से समझाने के लिए बच्चों देखो, हम अच्छे से बताते हैं आपको। दूध का जो आपका pH मान जो होता है ना वो 6 होता है, ठीक है, कितना होता है, 6, ठीक है, और इधर 0 और इधर 14। अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय बन जाएगा, इधर जाएगा तो अम्लीय बन जाएगा, ठीक है। अगर 6 से कम होगा तो दही बन जाएगा, और 6 से ज़्यादा होगा तो नहीं बनेगा, दूध अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, यह ग्वाला जो है ये बेकिंग पाउडर दूध में मिला देता है, तो 6 से इसका मान कितना हो जाता है, 6 से अधिक हो जाता है, 7, 8, 9, 10 हो जाता होगा, ठीक है। अब वो क्या है कि उसको जब दही बनने का समय आएगा तो वो क्या होगा, यहाँ से 7 या 8 से वापस आएगा। जब वापस आएगा तो इसको 8 से 6 तक आएगा, 6 से फिर इधर आएगा, तब जाके वो दही बनेगा। लेकिन बच्चों अगर दूध सिंपल रहे, ठीक है, तो वो दही बनने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा, इसका खराब हो जाएगा, फट जाएगा दूध, ठीक है। लेकिन जब क्षारीय मिला देता है ना तो इसका pH मान बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, ये दूध जो है अधिक समय तक टिकता है, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या दिया है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, ठीक है। तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध का क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। वही चीज़ हम जो बताएं, ठीक है, कि अगर उसका pH मान ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा हो गया तो उसको कम होने में पहले 6 तक आना होगा, 6 से कम आएगा तब जाके दही बनेगा, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ऋतुस्राव क्यों होता है, ठीक है, मासिक चक्र जो पीरियड्स होता है लड़कियों में, ठीक है, वो क्यों होता है आखिर, ठीक है। तो इसका पहले देखो क्या आंसर लिखा हुआ है, निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रति माह करता है, ठीक है। लड़कियों में जो होता है प्रति माह पीरियड्स होती है, प्रत्येक माह जो है अंडाणु बनता है, ठीक है, और वो निषेचन करने के लिए वो शुक्राणु से मिलने के लिए सोचता है, लेकिन शुक्राणु नहीं मिल पाने के कारण वो क्या होता है, इसकी अंतःभित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है, ठीक है, एक परत जम जाती है, ठीक है। निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत को भी आवश्यकता नहीं रहती। जब निषेचन हुआ ही नहीं तो ये अंडाशय क्या करेगा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में निष्कासित होता है, इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं, और ये जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, और लैंगिक जनन क्यों लाभ है ये बताना आपको। अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह संतति उत्पन्न होती है जैसा कि जनक होता है। अलैंगिक जनन होता है ना, उसी तरीके से जन्म कोई भी संतति लेता है जैसा कि वो उसका जनक होता है, जो जन्म देने वाला होता है, ठीक है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है, जो नया चीज़ को बनाने में वो सहायक नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है ना कि उसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो सिंगल ही दूसरे को जन्म दे देता है, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है ना, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, नर और मादा, स्त्री पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, लैंगिक जनन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नए भिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं, बहुत तरीके से क्या होते हैं, जीव प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हमारे जीवों की अनुकूलन और विकास में सहायता करती है, ठीक है। तो आप इतना कर लोगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापमान अवयव शुद्ध धातु का ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। जो आप देखे होंगे विद्युत टेस्टर, ठीक है, जो टेस्टर से आप चेक करते होंगे कि बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक है। तो वो टेस्टर जो है वो शुद्ध धातु ना बना करके मिश्र धातु से क्यों बनाया जाता है, इस चीज का सवाल कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों, विद्युत स्त्री मतलब आयरन वगैरह, ठीक है, के तापन अवयव शुद्ध धातु से ना बनाकर किसी मिश्र धातु से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब कि उसका जो गलनांक होता है ना मिश्र धातु का ज़्यादा होता है, उसको खूब ज़्यादा गर्म करोगे ना तब जाके वो गलेगा। लेकिन शुद्ध धातु का गलनांक जो होता है वो कम होता है, उसको थोड़ा सा भी गर्म कर दोगे तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मिश्र धातु का दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता। वही चीज़ है, वही पॉइंट है आपका। ठीक है, कि मिश्र धातु का जो होता है इसका जो दहन होता है वो उच्च ताप पर होता है। ठीक है ना, इसीलिए तो इसका ऑप्शन, इसका दोनों आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या लाभ है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, समांतर क्रम जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसमें से श्रेणी क्रम की अपेक्षा पार्श्व क्रम समांतर क्रम क्यों लाभ है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है ना बच्चों, जैसे देखो सिंपल समझो कि इस तरीके से एक वायर गया है और बीच में एक प्रतिरोध डाल दिया गया या बल्ब दे दिया गया। ठीक है, चलो आप फिर से समझाते हैं। एक बल्ब दे दिया गया, फिर इस तरीके से एक बल्ब यहाँ पे दे गया, फिर एक बल्ब यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका करंट पास हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ से आपका करंट पास हुआ है, तो अब यहाँ पे करंट देते हो बच्चों तो ये तीनों बल्ब जलता है। लेकिन अगर इसका एक चीज भी अगर बीच में कट जाता है, मान लो, ठीक है, अगर एक भी यहाँ पे आपका कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ बीच में कट जाता है तो वो तीनों बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, लेकिन पार्श्व क्रम में क्या होता है, ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। लेकिन पार्श्व क्रम क्या होता है ना, पार्श्व क्रम में कि आपका समांतर क्रम में होता है। जैसे कि आपका एक बल्ब यहाँ है, ठीक है, और फिर से एक बल्ब यहाँ है, ठीक है, फिर से एक बल्ब यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से आपका तीनों बल्ब है। ठीक है, अगर एक बल्ब कटता है तो दूसरा बल्ब भी जलेगा, तीसरा बल्ब जलेगा, दूसरा कटता है तो तीसरा जलेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, पार्श्व क्रम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है हम लोग के लिए। अब देखो इसका आंसर देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक उपकरण खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, बिल्कुल। ठीक है, अन्य सभी उपकरण काम नहीं करते हैं, श्रेणी क्रम का ये नुकसान हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब इसका जो पावर होता है दो सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आप इतना लिख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये था सवाल बच्चों आप लोग का 16 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। यहाँ एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो एड्स रोग कैसे फैलता है बच्चों, तो असुरक्षित यौन संपर्क से। ठीक है, शारीरिक जो संबंध बनता है स्त्रियों पुरुष में, ठीक है, तो वो असुरक्षित जब होता है, ठीक है, जब सुरक्षित है तो ठीक है, असुरक्षित यौन संपर्क होगा तो वहाँ पे एड्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, तो ये हरा होता है। पंखुड़ियों का जो रंग होता है अधिकतर आप देखें तो हरा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ठीक है, तो पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। ठीक है, तो अंडाशय जो है ना ये धीरे धीरे क्या होता है, ये फल में बदल जाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के जिस भाग पर तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं प्रांकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकल जीव में प्रजनन की विधि है, तो एकल जनन में कैसा है, तो खंडन, विखंडन, बीजाणु समागम, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो केवल नर जननांग का, केवल स्त्री जननांग का, स्त्री एवं पुरुष है ना, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन बच्चों जो होता है ना, मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है, स्त्री और पुरुष दोनों को जरूरत पड़ता है। अलैंगिक में नहीं होता है, लेकिन लैंगिक में जो होता है ना वो दोनों का आवश्यकता होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। ठीक है, तो पुंकेसर जो है ये आपका नर का है। ठीक है, स्त्री का स्त्री केसर है, तो दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का आज का मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका सेट 3 का था। ठीक है, इसके बाद आप लोग का सेट 4 भी आएगा।
ठीक है। तो आप सेट 1 से लेके सेट 4 तक पूरा का पूरा ज़रूर देखना, ठीक है, अपना टेस्ट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो सेट 4 का भी आप वेट करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द आप लोग को सेट 4 भी मिल जाएगा, ठीक है। अनिवार्य रूप से आप सभी सेट को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। बाकी कोई भी दिक्कत होती है बच्चों, ठीक है, आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, सभी से आप हमसे सभी सोशल मीडिया से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बारी बारी से हमसे जुड़ जाएं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का साइंस का मॉडल पेपर था बच्चों। इसी तरीके से आगे जितने भी वीकली टेस्ट आएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा आएगा, फाइनल बोर्ड आएगा, ठीक है, फाइनल बोर्ड का भी तैयारी होना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को कल वीडियो इसका मिल गया था एक सेट का, ठीक है। इसी तरीके से जो है फाइनल बोर्ड का तैयारी जो करवाएंगे हम, उसमें आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है, ठीक है, क्लास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये जो है आपका क्लास 10th का जो है, लगभग मैं 2-2 साल का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाल दिया हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन ऑब्जेक्टिव हम डाल दिए हैं, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को प्रीवियस मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि आप लोग का कल से स्टार्ट हुआ है, आप लोग का फर्स्ट सेट कल मिला है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग को और भी मॉडल सेट दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी को आपको देखना है लाइन से, ठीक है, तब आपका अच्छा से अच्छा है। इसी तरीके से आप लोग को सब्जेक्टिव का प्रीवियस मॉडल पेपर जो है, जो सब्जेक्टिव का भी तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्टिव का भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना है और अपना एग्जाम का बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 को लेकर के। थैंक यू सो मच।